नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम उत्तर लेखन के अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। और उत्तर लेखन में आज जो हमारा प्रश्न है वो हिंदी कहानी के संदर्भ में है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो जैसे आपने उपन्यास की शुरुआती दौर को समझा, वैसे ही ये सवाल हिंदी के जो कहानी विधा है उसकी शुरुआत कैसे होती है उसको यहाँ पर जो है क्लियर करेगा। तो इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि गद्य विधाओं से सवाल शुरुआती दौर के निकल के आते हैं। और जब आप कहानी के उद्भव और विकास पर चर्चा कर रहे हैं तो ध्यान रखें, कहानी के उद्भव और विकास पर आधारित किसी भी तरीके से घुमा फिरा के अगर सवाल पूछा जाए तो उत्तर आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, खुद भी उत्तर लिखकर शेयर कर सकते हैं, या अपना उत्तर लिखकर देख सकते हैं कि आप अपने उत्तर को किस तरह लिखते। तो एक तो यहाँ पर सवाल सीधे तौर पर पूछा गया है कि कहानी जो एक गद्य विधा है उसके उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। यह सवाल बन जाए कहानी के उद्भव और विकास की विवेचना कीजिए। कहानी के उद्भव और विकास से आप क्या समझते हैं, इस पर प्रकाश डालिए या अपने उत्तर लिखिए। किसी भी तरह से सवाल पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से आज का जो विषय है वो कहानी का उद्भव और विकास है। अब देखो, एक यहाँ से पॉइंट और निकल के आता है। जब आप इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो यहाँ से आप एक प्रश्न का उत्तर और समझ पाएंगे। अब इसी सवाल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहानी के विकास में प्राचीन कथा साहित्य, पाश्चात्य कथा साहित्य एवं भारतीय लोक कथाओं के योगदान को स्पष्ट कीजिए। मतलब जब हिंदी कहानी का विकास हुआ तो उसमें हमें कुछ जो प्राचीन कथाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, इस जैसे हम पौराणिक कथाओं की बात करते हैं, या जो पाश्चात्य कहानियां हैं वो भी प्रभावित करती हैं हिंदी कहानी को, और जो लोक कथाएं हैं उससे भी प्रभावित होती है। तो इसको आप किस तरह से स्पष्ट करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर भी आज के उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली एक तो विभिन्न कहानियों का जो प्रभाव है वो, और कहानी का उद्भव और विकास, ये आपका सवाल यहाँ से आपके सामने है। तो बिना समय गंवाए उत्तर शुरू करेंगे, और उत्तर जब आपका पूरा हो जाएगा तो अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि कहानी से जुड़े हुए होंगे उस पर चर्चा करेंगे। कई बार जब आप एमसीक्यू फॉर्म में प्रश्न देखते हैं तो वहां से सवाल बनता है, जैसे पहली कहानी कौन सी थी, या किसने मानी है, या कहानी के तत्व क्या है, कहानी की शैलियां क्या है, इन सब पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस आंसर के बाद। तो सबसे पहले आपने हेडिंग क्या बनानी है, हिंदी, चूंकि हमने बात की थी कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, तो सबसे पहले हिंदी कहानी की हम एक हेडिंग बनाएंगे। देखो, हिंदी कहानी जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है, ठीक है ना। तो हिंदी कहानी, और इसमें आप सबसे पहले रेफरेंस में जो सवाल मैंने कहा था, 2 सवालों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो कैसे कहानियां, आप जानते हैं पहले जो हिंदी की कहानियां लिखी गई थी वो ज्यादातर अनुवादित रचनाएं हुआ करती, चाहे उपन्यास की बात करें, कहानियों की बात करें। लेकिन मौलिक कहानी जब लेखन शुरू की गई तो उसके बाद हिंदी में कहानियों का विकास शुरू हुआ। तो उससे पहले क्या कहानियां नहीं थी? बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं हमारी दादी नानी, कभी उनकी दादी नानी उनको कहानियां सुनाती होंगी, या उनसे पहले जो पीढ़ियां थी वो भी कहानियां सुनाती होंगी। तो ये कहानियां कहाँ से आ रही थी? कोई ना कोई तो था जो कहानियों को सुना रहा था हर समय में। तो ऐसा नहीं था कि कहानियां थी नहीं, लेकिन वास्तव में जिसको हम आधुनिक कहानी कहते हैं, या जो ओरिजिनली, मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भाई ये हमारी भारतीय कहानी है, हिंदी की कहानी है, उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो उससे पहले हम प्रभाव पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हिंदी कहानियों के उद्भव और विकास में भारत के प्राचीन कथा साहित्य, पाश्चात्य कथा साहित्य एवं लोक कथा साहित्य का सम्मिलित प्रभाव देखा जा सकता है। मतलब इनका मिला जुला प्रभाव है। विद्वानों ने यह भी स्वीकार किया है कि सरस्वती के प्रकाशित होने के पहले ही गदाधर सिंह ने बाण के द्वारा रचित कादंबरी को एक बड़ी कहानी के रूप में अनुवादित किया था। अभी यहाँ पर देखो अनुवाद हो रहा है, मौलिक कहानी नहीं लिखी गई। तो शुरुआत में चूंकि प्रश्न ये था कि कैसे आप इनको मतलब ये मानते हैं कि इनका भी प्रभाव है, तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो बाण के द्वारा रचित कादंबरी को एक बड़ी कहानी के रूप में अनुवादित किया था। आधुनिक युग में कहानियों का प्रारंभिक रूप इन अनुवादित रचनाओं में स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। हालांकि वो अनुवाद था, मौलिक रूप से नहीं लिखा गया था, लेकिन आज की जो विशेषता है कहानियों की वो अनुवाद में भी देखने को हमें मिलता है। अब दूसरी हेडिंग आपने क्या बनानी है, तो हमने थोड़ा सा परिचय दे दिया है, प्राचीन पाश्चात्य एवं लोक कथा साहित्य का प्रभाव, जैसा कि हमने परिचय में दिया था। तो
उपनिषदों, बौद्ध और जैन साहित्यों, पौराणिक युग के उपाख्यानों तथा परवर्ती युग के संस्कृत कथा साहित्य, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में अनेक छोटी छोटी पद्यबद्ध कथाएं और ब्रज भाषा गद्य में वार्ता साहित्य प्रारंभिक हिंदी कहानीकारों को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। मतलब कहानी क्या होती है बेसिकली वो हमें पहले से पता था, क्योंकि हम जो पौराणिक कहानियां हैं या जो नाथ जैन साहित्य में पद्य के रूप में कहानियां लिखी गई उससे हम परिचित थे। उनकी कल्पना एवं विचार शक्ति निश्चय ही प्राचीन कथा साहित्य से प्रभावित रही होगी। किसकी? जो अब लेखन कर रहे हैं। साहित्य के समानांतर जनजीवन में भी कथाओं की विपुल संपत्ति मौखिक परंपराओं में सुरक्षित रहती है। लोक जीवन में प्रचलित ये कहानियां प्रेम, उपदेश, हास्य एवं व्यंग तथा ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण अनेक रूपों में देखी जाती है। हिंदी का कहानी साहित्य इनके प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं माना जा सकता। यहाँ पर किसी विद्वान का कथन भी आप लिख सकते हैं। अगर शुरुआती दौर या हिंदी कहानी का जब विकास हो रहा था तो उसमें अलग अलग साहित्यकारों ने क्या क्या मत दिए हैं, और उसी क्रम में यहाँ लक्ष्मी नारायण लाल जी का एक कथन है कि इसी उद्गम सूत्र से हिंदी कहानियों की उत्पत्ति को सबसे अधिक प्रेरणा मिली और उस समय प्रायः समस्त हिंदी कहानीकारों की पहली मौलिक रचनाएं इन्हीं लोक कहानियों की प्रतिमाएं थी। मतलब जो लोक कथाएं प्रचलन में थी उन्हीं को आधार बनाकर इन्होंने सबसे पहली कहानी जो लिखी होगी वो अपनी शुरुआत की थी। जैसे अभी हमने बात की जो दादी नानी की कहानियां थी या लोक प्रचलित कहानियां जिसको हम लोग सुनते थे बचपन में, तो ऐसे ही उन्होंने भी कोई कहानी सुनी होगी और उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी पहली कहानी जो है लिखी है। अब पाश्चात्य का क्या प्रभाव था? तो पाश्चात्य साहित्य में कहानी कला का उद्भव सर्वप्रथम अमेरिका में एडगर एलन पो के द्वारा किया गया। 20वीं सदी के आरंभ में जब हिंदी कहानी का उद्भव हो रहा था, हिंदी लेखकों के सामने केवल अंग्रेजी साहित्य का कहानी साहित्य था। मतलब वो पढ़ तो रहे थे लेकिन उनके सामने हिंदी में कुछ भी नहीं था, केवल अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहे थे। वो भी उतना ही जितना हिंदी संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में, वो भी उतना ही जितना शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में निर्धारित था। मतलब हिंदी की अपनी कहानी थी नहीं तो अंग्रेजी साहित्य में जितना पाठ्यक्रम में दिया था वो उतना पढ़ते थे। तो हिंदी कहानी के उद्भव काल में इन कहानी पुस्तकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। इसी की प्रेरणा से हिंदी लेखकों द्वारा 1900 ईस्वी के आसपास शेक्सपियर के अनेक नाटकों के अनुवाद सरस्वती में कहानी के रूप में प्रस्तुत किए गए। मतलब अपनी हिंदी में मौलिक कहानी लिखने से पहले अभी क्या हो रहा है, कभी लोक साहित्य या फिर कई बार जो पौराणिक कथाएं थी या अंग्रेजी साहित्य का अनुवाद ही करके प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकार हिंदी कहानीकारों ने प्राचीन भारतीय कथा साहित्य, लोक कथाओं तथा पाश्चात्य साहित्य इन तीनों से सामग्री लेकर हिंदी कहानी के विकास को एक नया आयाम दिया। तो आप इनके प्रभाव को नकार नहीं सकते क्योंकि इन सभी का प्रभाव हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आधुनिक हिंदी कहानी का उद्भव। जैसा मैंने कहा था 2 सवाल के उत्तर मिलेंगे, तो दूसरा जो सवाल था उसका उत्तर आप ऑलरेडी पा चुके हैं। और जब आप हिंदी के उद्भव की बात करेंगे तो उसमें से भी कुछ कुछ बिंदु आप कोट करेंगे कि एकदम से हिंदी कहानी का उद्भव नहीं हुआ, बल्कि कहीं कहीं से कहानियों की सामग्री लेकर उसको जो है शुरुआत दिया गया था। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ और कहां से हुआ ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सामान्यतः भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से माना जाता है, जिन्होंने गद्य साहित्य को एक नई दिशा दी। भारतेंदु युग में अनूदित रचनाएं मिलती हैं, किंतु मौलिक कहानी का प्रारंभ माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी से माना जाता है। इसके बाद द्विवेदी युग में कहानी का स्वरूप और अधिक सुसंगठित हुआ। सरस्वती पत्रिका ने द्विवेदी युग में आधार दिया। प्रारंभिक कहानियां, जैसे उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, उसने कला को मजबूत किया, मतलब कहानी कला को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो बेसिकली गद्य की शुरुआत जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से मानी जाती है, तो वहीं से अनुवाद भी शुरू हुआ। तो बेसिकली कहानियां हमारी जो वहीं शुरू होती हैं। अब कहानियों का प्रौढ़तम रूप हमें कब देखने को मिलता है? जब आता है मुंशी प्रेमचंद का समय। तो जैसे आपने उपन्यास को प्रेमचंद को आधार मानकर विभाजित किया था, वैसे कहानी सम्राट प्रेमचंद कहते हैं, यहाँ से यथार्थवादी कहानियां जन्म लेती हैं और कहानी को एक नया आयाम मिलता है। तो
तो प्रेमचंद को आधार बनाकर ही ज्यादातर कहानियों को ही विभाजित किया गया है, जैसे प्रेमचंद पूर्व कहानियां, प्रेमचंद युगीन कहानियां और प्रेमचंद उत्तर कहानियां। ठीक है, तो ये तो जो समय था भारतेंद्र हरिश्चंद्र के समय में अनुवाद हो रहा था, या 1900 के आसपास जब कहानियां लिखनी शुरू की गई, तो वो प्रेमचंद पूर्व युग था, जिसमें कहानियां मौलिक रूप में जब लिखी जा रही थी, लेकिन उसमें वो यथार्थवाद दिखाई नहीं देता था जो होना चाहिए। आगे बात करेंगे प्रेमचंद युग की, जो कि यथार्थवाद का उदय भी माना जाता है, मतलब यहाँ से यथार्थवादी कहानियों की शुरुआत होती है। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को यथार्थवादी आधार प्रदान किया। उनकी कहानियों में सामाजिक विषमताएं, ग्रामीण जीवन और मानवीय संवेदनाएं, शोषण के चित्रण आदि प्रमुख रूप से हमें दिखाई देते हैं। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को नई ऊंचाई दी। प्रमुख कहानियों जैसे कि पूस की रात, कफन, ईदगाह और सदगति आदि में गरीबी, असमानता और मानवीय संवेदना झलकती है। तो अब भारतेंदु युग में जो शुरू हुआ था वो प्रेमचंद युग में आकर और ज्यादा प्रौढ़ होता हुआ और नई दिशा की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। अब प्रेमचंदोत्तर युग की बात करेंगे। प्रेमचंदोत्तर विकास कहानियों का कैसे होता है, इसमें विकास के प्रमुख आयाम या अलग अलग युग या अलग अलग प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कहानी जैसे आंदोलन हमें दिखाई देते हैं। तो इसमें प्रगतिवाद में यशपाल आदि ने वर्ग संघर्ष दिखाया। प्रयोगवाद में जैनेन्द्र ने पत्नी जैसी कहानियों में मनोविश्लेषणात्मक शैली अपनाई। नई कहानी आंदोलन जो कि 1950-60 के बीच में है, मोहन राकेश ने मलबे का मालिक, राजेंद्र यादव ने अभिमन्यु की आत्महत्या और कमलेश्वर ने अपनी रचनाओं में नई संवेदना, अकेलापन और आधुनिक जीवन की जटिलताएं उकेरी। तो प्रेमचंद के पहले कहानियां मौलिक थी, लेकिन जो लोक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रेरित हुआ करती थी। जब आप प्रेमचंद युग में आते हैं तो वहां पर यथार्थवाद हमें देखने को मिलता है, तत्कालीन समाज का चित्रण मिलता है। और जब आप प्रेमचंदोत्तर युग में आते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलता है नई संवेदना, अकेलापन और आधुनिक जीवन का दर्शन। तो ये मुख्य रूप से आपको यहाँ पर याद रखना है। और उसके बाद 1950-60 के बाद आता है क्या, समकालीन दौर। तो समकालीन दौर में जो आज का दलित विमर्श है, स्त्रीवादी और वैश्विक मुद्दों वाली कहानियां हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, जो विविधता और प्रयोग को दिखाती हैं। हिंदी कहानी लोक कथा से यथार्थ, मनोविज्ञान और समकालीन चेतना तक विकसित हुई है। इस प्रकार हिंदी कहानी जो पाश्चात्य लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से शुरू हुई थी, आज विभिन्न प्रकार के लेखन की तरफ आगे बढ़ रही है, चाहे वो विचारात्मक लेखन हो, मनोविश्लेषणात्मक लेखन हो, यथार्थवादी लेखन हो या आदर्शवादी लेखन हो, हर प्रकार के लेखन हमें दिखाई देते हैं। और ये हिंदी कहानी निरंतर प्रगतिशील है और अपने विकास की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से आप जो है हिंदी कहानी को या इसके उद्भव और विकास को बहुत अच्छे से या कुछ और कहानियों का जिक्र करते हुए उत्तर के रूप में मेंशन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। जैसा कि मैंने कहा था, उत्तर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके उत्तर लेखन के अलावा जो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होंगे, उसमें हेल्प करेंगे। चलिए, तो देखो, एक तो जो हम प्रेमचंद युग की बात कर रहे थे, तो प्रेमचंद के युग में हिंदी के कई रूप हमारे सामने आते हैं या कई प्रकार हमारे सामने आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार विद्वानों के द्वारा मानी गई। ये 4 प्रकार, देखो प्रेमचंद युग की हम बात कर रहे हैं, सवाल बने प्रेमचंद युग में कहानियों के मुख्य प्रकार कौन कौन से थे। तो जो प्रेमचंद की कहानियों में हमें देखने को मिलता है, एक तो चरित्र प्रधान कहानियां बहुत ज्यादा थी, जिसमें कैरेक्टर को जो है ग्लोरीफाई किया जा रहा था। एक वातावरण प्रधान कहानियां जो कि घटना को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही थी या बढ़ावा दे रही थी। कथानक प्रधान कहानी जिसमें कहानी मुख्य रूप से थी, और कार्य प्रधान कहानियां। तो ये 4 प्रकार की कहानियां प्रेमचंद के युग में बहुत ज्यादा जो है लेखन में रही हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कहानी के तत्व की चर्चा कर लेते हैं। जब हम किसी कहानी को लिखते हैं तो मुख्यतः हमें किन तत्वों को उसके अंदर शामिल करना चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो
तो किसी भी कहानी को लिखने के लिए देखो 6 तत्व जैसे आप उपन्यास में देख रहे थे, कहानी में भी लगभग वही है। सबसे पहले कोई कथा वस्तु यानी कोई कहानी होगी, कथानक जिसको आप कहते हैं। जब बिना कहानी के कोई कहानी कैसे लिखी जा सकती, तो कोई ना कोई कहानी आपके दिमाग में होगी। और कहानी किस समय घट रही है, उस समय का माहौल कैसा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाना है देश काल या वातावरण में। और उसके बाद कुछ पात्र होंगे, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कैरेक्टर होंगे। जब भी कहानी आगे बढ़ेगी तो पात्र या चरित्र चित्रण होगा, और ये जो पात्र है वो कुछ कथन भी बोलेंगे। कथन यानी संवाद के माध्यम से अपनी भावनाएं वो व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर संवाद भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो संवाद ये प्रयोग करेंगे वो किस भाषा में और किस शैली में प्रयोग करेंगे, किस भाव के साथ करेंगे। और उसके बाद कहानी का उद्देश्य, पूरी कहानी लिखने का उद्देश्य क्या है, क्यों ये कहानी बनाई गई है, ये कुल मिलाकर आपको 6 तत्व कहानी के देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे कहानी के विकास के चरण। देखो कहानी जब लिखी जाती है तो कहानी लिखने से और उसके खत्म होने तक किन चरणों से होकर गुजरती है। एक तो कहानी की शुरुआत होगी। शुरुआत थोड़ी आकर्षक होनी चाहिए, थोड़ी जिज्ञासा जगाने वाली होनी चाहिए, ताकि जो आपका पाठक है वो कहानी में बंधता चला जाए। और जिज्ञासा होगी, जाहिर सी बात है, तभी वो पूरी कहानी को पढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद मध्य होता है। मध्य जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, जो एक उत्सुकता है, कहानी की जिज्ञासा है, वो बढ़ती जानी चाहिए। और एक समय ऐसा आएगा जब कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते उससे पहले जो जिज्ञासा है वो चरम उत्कर्ष पर होगी। मतलब अब आप कहानी को छोड़ नहीं सकते, अंत में क्या हुआ होगा, आपके दिमाग में ये सब कुछ चलना चाहिए, और चलेगा जब भी आप कहानी को अंत तक पढ़ेंगे। तो आरंभ, मध्य, चरमोत्कर्ष और अंत, ये कहानी के मुख्य रूप से 4 चरण या सोपान माने गए हैं। एक अच्छी कहानी लिखी जाए तो ये 4 चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। बात करेंगे कहानी रचना की शैलियां। चूंकि हम प्रेमचंद जी को आधार मानकर चल रहे हैं, तो प्रेमचंद जी के समय में देखो मुख्य रूप से जो कहानियां लिखी जाती थी वो 5 शैलियों में लिखी जाती थी, जिसमें वर्णनात्मक शैली होती थी, जहां पर चीजों को बहुत मतलब डीप में वर्णन करके बताया जाता था। दूसरी है आत्मकथात्मक शैली, जिसमें ऐसा लगता था कि जो कहानीकार है, लेखक है, वो खुद अपनी कहानी सुना रहा है। एक होता है संलाप या वार्तालाप, जिसमें कैरेक्टर एक दूसरे से बात करते हुए, वार्तालाप करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक होता है पत्रात्मक शैली, जिसमें ऐसा लगेगा किसी को पत्र के माध्यम से कोई जानकारी दी जा रही, कहानी सुनाई जा रही है, तो पत्र शैली होता है। और एक डायरी शैली, डायरी को रोजनामचा भी बोलते हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि लिखने वाले ने, जो लेखक है, वो अपनी कहानी डायरी में लिख रहा है और हम उसको पढ़ रहे हैं। तो उस समय तो मुख्य रूप से देखो 5 शैलियां, ऐसे पूछा जाए तो 5 शैलियां ही मुख्य है। तो मुझे लगता है ये आपको, अगर यहाँ से पूछा जाएगा किसी प्रकार का सवाल, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। चूंकि हम कहानी की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक सवाल बच्चे आता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है और किसने किसको माना है। बहुत बार सवाल सीधे पूछा जाता है कि इन्होंने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है, या ये कहानी किसके द्वारा मानी गई है। तो सवाल जैसा भी बने, एक बार हम इसको देखते हैं। यहाँ से 1 नंबर का सवाल अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना है? इंदुमती को माना है, जो कि 1900 ईस्वी में आई थी, किशोरीलाल गोस्वामी जी की थी। और अगर किसी विद्वान का नाम ना दिया जाए और आपसे पूछा जाए हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो वो यही है, इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी जी की। देवी प्रसाद वर्मा जी ने एक टोकरी भर मिट्टी को माना है, 1901, माधवराव सप्रे। और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने 11 वर्ष का समय माना है, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो लिखी गई है। और राय कृष्णदास जी ने दुलाई वाली, जो कि बंग महिला की कहानी है, 1907 में आई थी, इसको माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने प्रणयनी परिणय को माना है, 1887 में आई थी, किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा इसको लिखा गया था। और राजेंद्र यादव जी ने उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा जी की कहानी है, 1915 में आई थी, इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। तो ये हिंदी की पहली कहानी जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा मानी गई है, इसको आपने याद रखना है। आज की जो कक्षा है उसको हम समाप्त करें उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं कि हिंदी की पहली कहानी आपको पता चल गई इंदुमती है, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1900 में। अगर आपसे सवाल पूछा जाए
हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली कहानी तो लिखी गई इंदुमती, हिंदी की मौलिक कहानी कौन सी है? तो ध्यान रखें, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे, जो कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1901 में। और हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी अगर आप पूछ ली जाए ना, तो चंद्रलोक की यात्रा, जो कि केशव प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। और हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? राखी बंद भाई, जो कि वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा लिखी गई, सरस्वती में 1909 में प्रकाशित हुई। तो ये कुछ और बिंदु जो पहली कहानी के संदर्भ में प्रदर्शित किए गए हैं, इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। और आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर, जो कि हिंदी कहानी उद्भव और विकास से संबंधित है, आप किस तरह से लिखेंगे, आप उत्तर लिखकर जरूर भेजिएगा। आपके उत्तर को देखा जाएगा कि आप इस उत्तर को किस प्रकार से लिख पा रहे हैं। तो फिलहाल इस कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।